अब हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के बारे में कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के कुछ अधिकार दे रखे हैं, कुछ स्वतंत्रता का विचार दे रखा है, जिसमें कुछ मिनिमम राइट्स हमें मिलते हैं। हर एक व्यक्ति को कुछ मिनिमम राइट्स मिलते हैं समुदाय में, ताकि वह एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। अब हम संविधान जो ये स्वतंत्रता के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हालांकि हम जानते हैं कि द राइट टू फ्रीडम कैन नॉट बी अनलिमिटेड। जो अधिकार है स्वतंत्रता का, वह कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता। कुछ लिमिटेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जिससे कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। अब इसमें स्वतंत्रता के टॉपिक में कुछ ऐसी स्वतंत्रता होती हैं, जैसे कि एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें फुल फ्रीडम होती है। हमारे फ्रीडम का मतलब, आज़ादी का मतलब ये है कि हमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी दूसरे के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किए बिना हम अपने आप को अच्छा बना सकें, अपने समाज को अच्छा बना सकें। तो वो होता है हमारा पॉजिटिव फ्रीडम, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक स्वतंत्रता में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में, यानी कि समानता के बारे में। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी। यानी कि समाज में सभी लोगों को एक समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी को, और ये सभी की इक्वल स्टेटस होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है, इसको सुनिश्चित करने का उद्देश्य होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो भी मतलब नागरिक हैं समाज में, जो जितने भी नागरिक हैं वो सब समान हैं, उनके अपने समान अधिकार हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी वजह से वह अपना कल्याण कर सकते हैं। इक्वलिटी हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। जो समानता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है सभी नागरिकों के लिए। इक्वलिटी इज द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। यानी कि समानता एक ऐसा अधिकार है जिसमें सभी तरीके के भेदभाव को मिटाया जाता है, जो कि हर एक से पहले किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे वह इक्वलिटी में नहीं होती। इक्वलिटी में सभी लोगों को समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर लिंग का हो। एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ ऑफ द लैंड। और सभी को कानून के तहत सभी को बराबर सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व की भावना। इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत क्या है? एक क्षेत्र है जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, यहाँ पे सभी तरीके के लोग शामिल हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले सभी तरीके के लोग यहाँ पर होते हैं। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग इट्स पीपल इज़ नेसेसरी। और इसीलिए हमें एक भाईचारे की भावना सभी लोगों में होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सिटीजनशिप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग दिस सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो ये भावना है कि हम सभी एक नागरिक हैं, नागरिकता का एक जो सिद्धांत है, ये हमें एक बल देता है, हमें एक सेंस देता है यूनिटी, एकता और समग्रता का एक एहसास दिलाता है कि हम इसी राष्ट्र के हैं और हम सब एक हैं। ये हमारे एक बंधुत्व की भावना है कि हम सब भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट करते हो। फ्रेटर्निटी इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल। अब ये
जो बंधुत्व की भावना है ये तभी आती है जब हम सबको इक्वल राइट्स दिए गए हों, यानी कि हम सबको समान अधिकार दिए गए हों। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रेटर्निटी करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। फ्रेटर्निटी हाउएवर इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस द डिग्निटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ प्रिजर्व्ड एंड रिस्पेक्टेड। यानी कि हर किसी व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, अगर उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, अगर हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये फ्रेटर्निटी नहीं होगी, बंधुत्व की भावना सभी के अंदर नहीं होगी, जिससे कि समाज में असहिष्णुता फैल सकती है। मेंटेनिंग दिस डिग्निटी, अब इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कुछ जस्टिफाइबल राइट्स, कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं सभी इंडिविजुअल्स को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड सच राइट्स टू इंडिविजुअल्स। जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसका उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को यह अधिकार प्रदान हो, सभी लोगों के लिए जो अधिकारी है सुनिश्चित हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रिंसिपल्स इंक्लूड दिस पॉइंट्स। अब इस सिद्धांत में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि पॉइंट्स में हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हैव बीन यूज्ड टू बेनिफिट ऑल सिटीजन। जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह सभी नागरिकों के लिए समान है और इक्वली इन प्रोवाइडिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और जीवन यापन के लिए सभी को एक जैसे सामान्य साधन उपलब्ध करवाते हैं जो कि राज्य द्वारा मिलता है। द स्टेट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन अटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो राज्य है, राज्य क्या है, एक सीमा है जिसके अंतर्गत सभी लोगों को काम करने की अच्छी सुविधा प्रदान की जाती है और सभी लोगों को इंश्योर किया जाता है कि वो एक स्टैंडर्ड जीवन यापन यानी कि अच्छी जीवन शैली को गुजार सके, यह सुनिश्चित किया जाता है राज्य के अंदर। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश इन इंडिया टू प्रिजर्व इंडिविजुअल डिग्निटी। इसीलिए जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसे ख़त्म कर दिया गया भारत में, ताकि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, सुरक्षित रह सके। अब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। द टर्म सोशलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। जो टर्म है समाजवाद उसको इंट्रोड्यूस किया गया है प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, जो कि 42वें संशोधन द्वारा देखा जा सकता है 1976 में। जबकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट मेंशन एनी आइडियोलॉजी, उसमें किसी भी तरह की ऐसी विचारधारा शामिल नहीं है। इट डिड सिक्योर इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। ये सिक्योर करती है सभी तरीके के आर्थिक न्याय और अवसर की समानता सभी नागरिकों के लिए। द एडॉप्शन ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, जो समाजवाद की जो विचारधारा को अपनाया गया है भारत में, हाउएवर डिड नॉट एबॉलिश एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी निजी संपत्ति को वो उसका बहिष्कार नहीं करती, ना ही ये राष्ट्रवाद की भावना को लागू करती है किसी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन के साधनों में, एज इट वॉज डन एल्सवेयर, जैसे कि ये कहीं और होता था पहले। द रियल मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, जो असली जो अर्थ है सोशलिज्म का यानी कि समाजवाद का, वो है भारत के लिए, वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करना, यह है इसका रियल मीनिंग सोशलिज्म का, यानी कि समाजवाद कि सभी जो नागरिक है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी समान है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। इट एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और ये सभी जो भी गरीब है, जो भी अमीर है, उनके बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। मिनिमाइजिंग द सफरिंग, जो भी गरीब जो लोग जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, या फिर जो बैकवर्ड पीपल है
जो पिछड़े लोग हैं उन्हें उनकी समस्याओं को भी दूर करता है, उनके लिए आरक्षण की सुविधा इसमें बताता है। इट एनविजन्ड अ मिक्स इकोनॉमी, इसमें हम मिश्रित इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों का ही ग्रोथ होता है भारत में। अब हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ विशेषताएं हमारे संविधान के बारे में। इन एन एफर्ट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द इंडियंस, अब सभी भारतीयों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, संविधान के जो निर्माता थे, डिड नॉट हेसिटेट, उन्होंने हेसिटेट नहीं किया कोई भी किसी भी प्रोविज़न्स को लेने में, किसी भी तरीके के प्रोविज़न को लेने में जो उनके इंडिपेंडेंस को या फिर फ्रीडम को रोकता हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जैसा कि इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, जिससे कि हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। विच हैड ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद डेमोक्रेसी, जो कि लोकतांत्रिक समाज से लिए गए हैं। लेट अस डिस्कस दीज वर अडॉप्टेड फॉर इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से की फीचर्स लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग राष्ट्रों द्वारा। अब देखते हैं जैसे द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक सच लॉज, फाइनेंस एंड फॉरेन रिलेशंस। अब कुछ लिस्ट हैं, 3 तरीके की लिस्ट हैं जिनमें अलग अलग सरकारों के अंगों के बारे में बताया गया है। जैसे कि यूनियन लिस्ट, इसमें यूनियन लिस्ट पहला तो है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सारी जो जितना भी अधिकार है, जैसे कानून बनाना, फाइनेंस और फॉरेन यानी कि विदेशी संबंध रखना, इन सब के बारे में बताया गया है। और स्टेट लिस्ट में बताया गया है कि स्टेट्स में वो क्या ऐसे कानून है ऑन विच लॉज कैन बी मेड ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि इसमें जो भी नियम कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा बनाए जाएंगे। कौन से ऐसे नियम कानून है जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, जैसे हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वह सब्जेक्ट शामिल है, वह विषय शामिल है जिसमें वो सेंटर और सेंटर या गवर्नमेंट ऐसे क्या नियम कानून बनाएंगे जो कि हमें समाज के लिए अच्छी हो और सरकार के लिए भी। अगर ये दोनों आपस में क्लैश होती हैं तो सेंटर के पास पूरी पावर होती है केंद्र सरकार के पास। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय सरकार का संसदीय रूप। इंडिया अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया ने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, बी ए मोनार्क, वही राजा होता है जिसे हम प्रेसिडेंट के रूप में मानते हैं। हाउएवर देयर पोजीशन इज सेरेमोनियल, उसकी जो पोजीशन होती है वो सेरेमोनियल होती है, यानी कि एक सेरेमनी के बाद उसकी पोजीशन को स्थापित किया जाता है। द रियल पावर इन सच ए सिस्टम, और इसमें जो रियल पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, एंड हिज कैबिनेट, और उसके कैबिनेट के पास। ऑल ऑफ हुम आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि विधायिका के सारे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। दे आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वो एक या पूरे समूह में वे जवाबदेह होते हैं विधायिका के लिए। अंडर द सिस्टम, और इस सिस्टम में जो भी जितने भी अलग अलग वर्गों के लोग होते हैं अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं संसद के लिए थ्रू मीन्स ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू वो पार्लियामेंट के लिए अपने रिप्रेजेंटेशन को चुन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन, फेडरलिज्म।
एक हमारा पॉइंट रह गया यहाँ पे फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म पढ़ते हैं यानी कि संघवाद। फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें बहुत से सरकारी अंग आते हैं, सरकारी अंगों का इसमें एग्जिस्टेंस होता है, दो से ज़्यादा। इंडिया अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम कनाडा। इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा से। अंदर से अब इस सिस्टम की, इस व्यवस्था में क्या होता है? इंडिया हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब भारत में दो स्तरीय सरकार है, एक सेंटर एंड द स्टेट, और तीसरे टायर की जो सरकार है वो होती है पंचायती राज, जो कि गांव में हम देख सकते हैं लोकल लेवल पे। द रूल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान द्वारा ये दोनों बनाए गए हैं, और उनके जो संरचना है, उनके जो फंक्शन है एंड पावर्स और सबके बारे में बताया गया है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट देयर कंसेंट। जो केंद्रीय सरकार है वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती बिना स्टेट गवर्नमेंट्स के इजाज़त के, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना यूनियन गवर्नमेंट के इजाज़त के उसके अपने पावरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। अब 3 लिस्ट जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करती है पावर को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में 3 लिस्ट के बेसिस पर। द डिवीज़न ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज़ आल्सो आउटलाइन इन दीज 3 लिस्ट। जो भी टैक्सेस होते हैं, जो सेंटर या स्टेट लेते हैं, वो भी इस 3 लिस्ट में शामिल हैं। बोथ द गवर्नमेंट ऑपरेट विद द लिमिट्स। दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने लिमिट्स के हिसाब से इसमें ऑपरेट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बता रखा है। अब इन तीनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब भारतीय संविधान में सरकार के 3 अंग शामिल हैं। पहला है द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी। जो विधायिका है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, एक ऐसी संस्था जो कानून बनाती है। द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉज। और जो कार्यपालिका है वो क्या करती है? इन कानूनों को लागू करती है। वाइल द जुडिशरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन दैट अराइज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ लॉज। और तीसरा जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, जुडिशरी, न्यायपालिका, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अगर कोई नियम कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके, इसलिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ईच ऑफ दिस ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन अदर एंड कंट्रोल आर्बिट्री यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के ये जो अंग है ये इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि एक दूसरे के ऊपर ये जांच कर सके कि कोई अपने पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो ये मौलिक अधिकारों का जो ये विचार है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से आया? इन्होंने कहाँ से लिया? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दीज राइट्स इंश्योर द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। और ये जो अधिकार है ये इंश्योर करता है सेक्युलरिज्म की विचारधारा, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी धर्म को किसी भी धर्म को स्वीकार करने के
जो आज़ादी होती है उसका अधिकार, किसी भी धर्म को, किसी भी कल्चर को या फिर कोई भी एजुकेशन लेने का जो अधिकार है ये वो सुनिश्चित करता है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फॉर ऑल दी सिटीजन्स, यानी कि किसी भी तरीके से अगर उनके नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसका भी हमें अधिकार है कि हम न्यायपालिका में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उन पर न्याय ले सकते हैं अगर हम मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि एक तरीके के राज्य की कुछ नीतियाँ होती हैं इसमें, जो कि कहाँ से अडॉप्ट की गई? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि बेस थे किस कॉन्सेप्ट में? वेलफेयर स्टेट के, एक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट पर ये बेस होती है कि राज्य के कल्याण के लिए क्या क्या ज़रूरी सिद्धांत हमें अपनाने चाहिए। दे आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, और ये कंसिडर क्या करती हैं? एक अच्छी सरकार, यानी कि गुड गवर्नेंस, जो शासन कर रहा है वो किस तरीके से शासन कर रहा है, कहीं वो अराजकता तो नहीं फैला रहा या फिर अपने शक्तियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर सर्व एज गाइडलाइंस विच शुड बी कीप्ड इन माइंड बाय द गवर्नमेंट, और ये एक तरीके की गाइडलाइंस है जो कि सरकार को रखनी चाहिए, जो कि सरकार को बताती है कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी को बनाए ताकि वह समाज के लिए और एक राष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद हो। अब दीज प्रिंसिपल्स एम टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल, अब ये जो सिद्धांत है इनका जो उद्देश्य है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करना है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, और वो कैसे है इन पॉइंट्स में आगे हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू ऑल इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इनइक्वलिटीज़ इन स्टेटस और इनइक्वलिटी इन इनकम, कि ये इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सभी समान अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी प्रदान की जाए ताकि उसमें से असमानता की भावना और असमान जो इनकम है वह ना रहे, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और सभी को अपने कमाई का समान अवसर प्रदान हो। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो भी जीवन शैली है उसको उठाने में इसमें राज्य सरकार लोगों की सहायता करती है। अब होल्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ये सुनिश्चित करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। द टर्म सेक्युलर वाज अ लेटर एडिशन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान में बाद में जुड़ा। इट वाज रियलाइज दैट द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी of a pluralistic country like India could be established only on the foundation of secularism, जो कि यानी कि ये महसूस किया गया कि जो भी बंधुत्व और एकता की जो भावना है जो कि हमारी कंट्री जैसे इंडिया है उसमें तभी स्थापित हो सकती है जब हम धर्मनिरपेक्ष हों। धर्मनिरपेक्षता का जो सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन है वो ये है कि मतलब हम किसी भी तरीके का धर्म को अपना सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम किसी भी भगवान में हम आस्था रख सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। सेक्युलरिज्म हेयर मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता ये भी सुनिश्चित करती है कि किसी के साथ भी किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पे, उसके धर्म के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इज़ नाइदर अलाउड और नॉट फॉलोड बाय द स्टेट, और ना ही ये कोई भी राज्य फॉलो करता हो। इक्वलिटी इज़ एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन, और ये सभी नागरिकों को समानता को सुनिश्चित करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो धर्म से हो या फिर धर्म के नाम पर जो भी स्वतंत्रताएँ हैं
यानी कि किसी भी धर्म को मानने का जो अधिकार है। फ्रीडम ऑफ फेथ, किसी भी भगवान पर हम भरोसा कर, फ्रीडम होती है हमें फेथ की, वर्शिप की, पूजा करने की, आस्था रखने की, ये सभी को अधिकार प्राप्त है। और धर्म के क्षेत्र में राज्य का कोई अधिकार नहीं होता दखल देने का। पर अगर उसके धर्म के नाम पर कोई ऐसा अपराध करता है, या फिर किसी के धर्म को जबरन मान्यता देता है, या फिर अपने धर्म का ज़बरदस्ती प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, तो उसके लिए राज्य सरकार दखल दे सकती है और उसको कानून के तहत उचित सज़ा का प्रावधान भी संविधान में मौजूद है। द स्टेट इज़ टू बी इम्पार्शियल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, जो राज्य है वह हम सभी धर्म के प्रति उसे इम्पार्शियल होना पड़ता है। फर्दर मोर द स्टेट कैन नॉट अडॉप्ट एनी पार्टिकुलर रीजन, और इसमें मतलब राज्य का कोई भी पार्टिकुलर रीजन नहीं होता, राज्य का खुद का कोई अपना धर्म नहीं होता, जो कि कोई पर्सनल धर्म या फिर स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता। इसे सभी धर्मों का मान्यता ये हमें प्रदान करता है। मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर पॉलिटिकल एंड्स प्रोवाइडेड। अब जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के थ्रू अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करते हैं, इसे भी एंड करने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक ये जो दस्तावेज है इनमें भी मतलब हम संशोधन कर सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन रिस्पॉन्स टू दी चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो भी बदलाव समाज में देखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी नीड होती है समाज की, वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो उस हिसाब से हम चेंजेस को देखते हुए, उनकी नीड को देखते हुए हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रावधान भी इसमें शामिल है। इट अलाउज़ द गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस टू द लॉज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड करके कुछ लॉज को चेंज कर सकते हैं, पर उसके जो असली प्रारूप को है उसे बदल नहीं सकते। इन दिस सेंस इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इस सेंस में ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। जैसे कि एक लिविंग बीइंग होता है, कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन, जो कि जैसा आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जीवंत दस्तावेज माना गया है, जो कि हर अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में टाइम टू टाइम इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ, अब ये कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पे बेस करती हैं, जैसे कि इक्वलिटी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड वेलफेयर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक कल्याण और बदलाव में। तो इसलिए हमारा जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।